बच्चों, हम कक्षा 10th की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक भारत और समकालीन विश्व 2 का अध्ययन कर रहे हैं, भाग 2 का। और इसमें हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है भारत में राष्ट्रवाद। और इसमें आज हमारा विषय रहेगा नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। बच्चों, पिछले भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार से ब्रिटिश सरकार की दमनपूर्ण नीतियों के कारण महात्मा गांधी और कांग्रेस इनको सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के लिए बाध्य किया गया था। इसमें महात्मा गांधी ने नमक यात्रा से अपना कार्य प्रारंभ किया। महात्मा गांधी का मानना था कि देश को एकजुट करने के लिए जो सबसे शक्तिशाली प्रतीक है वो नमक है। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में दिखाई दिया। और उन्होंने 31 जनवरी 1930 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उनकी कुल 11 मांगें थीं। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा जिसमें उनकी 11 मांगें थीं। इनमें बहुत सारी मांगें तो सामान्य थीं। इसके अलावा कुछ मांगें ऐसी थी जो उद्योगपतियों से लेकर के किसानों तक यानी सभी वर्गों के लिए थी। श्रमिक भी उसमें शामिल थे, उसमें गरीब किसान भी थे, उसमें अमीर लोग भी थे, अमीर किसान। इस प्रकार से ये बहुत सारी मांगें उसमें थी। इनमें से कुछ सामान्य मांगें थी, जबकि कुछ मांगें उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी हुई थी। यानी उन्होंने सब प्रकार के तबकों को इसमें शामिल कर लिया था, क्योंकि गांधी जी ये चाहते थे कि सभी लोग उनसे आकर के जुड़ जाएं और उनके अभियानों में उनकी मदद करें। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सकें। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी वो थी नमक कर को खत्म करना। सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में थी। नमक अमीर और गरीब सबके लिए आवश्यक चीज है। सबकी भोजन सामग्री के अंदर नमक आवश्यक होता है। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते हैं। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा होता है। और इस प्रकार से महात्मा गांधी ने कहा कि जो नमक कर है ये अंग्रेजों द्वारा जो दमनकारी प्रतीक हैं उनमें सबसे ज्यादा नमक ही है। इसलिए नमक पर कर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया था। और गांधी जी का जो ये पत्र था वो एक अल्टीमेटम की तरह था, एक चेतावनी की तरह था। और उन्होंने कहा कि अगर 11 मार्च तक मेरी ये मांगें नहीं मानी गई तो मैं कांग्रेस के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दूंगा। महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। पर इरविन कहाँ मानने के लिए तैयार थे, वो तो झुके ही नहीं। और फिर फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वसनीय सहयोगियों के साथ मिलकर, वॉलेंटियरों के साथ मिलकर के और उन्होंने दांडी यात्रा या नमक यात्रा प्रारंभ कर दी। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती में, वहां से प्रारंभ होकर के दांडी तक जानी थी, जो वहां से 240 मील दूर था। और दांडी जो था वो समुद्र तट पर स्थित था। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 मील दूर दांडी नामक कस्बे में खत्म होनी थी, जो कि समुद्र तटीय क्षेत्र पर था। गांधी जी ने प्रतिदिन लगभग 10 मील की यात्रा की और इस प्रकार से यह 24 दिन के अंदर यात्रा पूरी हुई। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। जहां भी वो रुकते थे वहां हजारों लोग उनको सुनने के लिए एकत्रित हो जाते थे। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उनको सुनने आते थे। उन्होंने रास्ते के अंदर जब लोग उनको सुनने के लिए आते थे तो उनको वो स्वराज का अर्थ बताते थे और साथ ही साथ यह भी बताते थे कि शांतिपूर्वक सरकारी आदेशों की अवज्ञा की जाए, यानी उनका कहा नहीं माना जाए। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और कहा कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें, यानी अंग्रेजों का कहा नहीं माने।
और फिर 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने समुद्र में से पानी लिया और उसको उबाल करके उससे नमक बनाया, यानी कानून का उल्लंघन किया। 6 अप्रैल 1930 को वह दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। आप देखिए, महात्मा गांधी जी नमक यात्रा के दौरान गांधी जी के साथ 78 सहयोगी गए थे। रास्ते में हजारों लोग इस यात्रा में जुड़ते चले गए। विभिन्न समाजों के, विभिन्न वर्गों के लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, हजारों लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन, और अब यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। यह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन से भिन्न था। किस प्रकार से भिन्न था कि इसमें दो बातें थी। सरकार का, ब्रिटिश सरकार का सहयोग न करने के साथ साथ कानूनों का उल्लंघन करना भी शामिल था। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से भिन्न था क्योंकि इसमें अंग्रेजों का सहयोग न करने के साथ साथ कानूनों का उल्लंघन करने के लिए भी कहा गया था। और देश के विभिन्न भागों में बहुत सारे लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। उसके अलावा जो नमक बनाने वाले सरकारी कारखाने थे उनके बाहर जा करके वो प्रदर्शन करने लग गए। नमक कानून तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा। शराब की दुकानों के बाहर पिकेटिंग होने लगी और किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्मिक थे वो अपना त्यागपत्र देने लगे। किसानों ने लगान और चौकीदार कर चुकाने से इनकार कर दिया और गांव में तैनात कर्मचारी इस्तीफा देने लगे। जो लोग जंगलों में रहते थे उन्होंने आरक्षित वन क्षेत्रों में, जिनमें जाने के लिए मनाही थी, उसमें प्रवेश कर लिया। वहां जाकर के वो अपने मवेशियों को चराने लगे, वहां से लकड़ियां बीन कर लाने लगे, फल लाने लगे। इस प्रकार से उन्होंने जंगल के जो कानून थे उन कानूनों का उल्लंघन किया। जंगलों में रहने वाले लोग वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे। और इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार ने कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लेना प्रारंभ कर दिया। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी और बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव भी हुए। सबसे पहले अप्रैल 1930 के अंदर जो गांधी जी के सबसे विश्वसनीय सहयोगी थे अब्दुल गफ्फार खान, उनको गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। पुलिस ने उनके ऊपर गोली चला दी और बहुत सारे लोग इस घटना में मारे गए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई। पुलिस ने गोलियां बरसाई, बहुत सारे लोग मारे गए और इसके 1 महीने बाद में महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और उनके गिरफ्तार होने पर शोलापुर के जो औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिक या मजदूर वर्ग के लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों के जो प्रतीक थे, अंग्रेजी सरकार के जो प्रतीक चीज़ें थीं, जैसे पुलिस थाने थे, नगर पालिका भवन थे, जैसे अदालतें थीं, जैसे रेलवे स्टेशन थे, इनके ऊपर भयंकर रूप से हमले प्रारंभ कर दिए। महीने भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो शोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। भयभीत सरकार ने फिर निर्मम दमन का रास्ता चुना। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले सत्याग्रहियों के ऊपर उन्हें हमले प्रारंभ कर दिए। महिलाओं को और बच्चों को मारा पीटा जाने लगा और आप ये देख लीजिए, लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए, औरतों व बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। ये देखिए, एक चित्र है सत्याग्रहियों पर हमला करती पुलिस। 1930 का यह चित्र है, जब सत्याग्रही अपने शांतिपूर्ण तरीके से भी वो जुलूस निकालते थे या प्रदर्शन करते थे, तब भी पुलिस आकर के उनके ऊपर आक्रमण कर देती थी, हमला कर देती थी।
और इस स्थिति को देखकर महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया और फिर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी का लॉर्ड इरविन के साथ समझौता हुआ और उस समझौते के तहत महात्मा गांधी को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए बुलाया गया कि भाई जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन है उसमें भाग लेना होगा। 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए और इस समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी और इसके बदले में अंग्रेजी सरकार ने जो राजनीतिक कैदी थे, यानी जो राजनीति से प्रेरित कैदी थे, उनको रिहा करने का आश्वासन दिया। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई और जब दिसंबर 1931 के अंदर दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, महात्मा गांधी उसमें भाग लेने के लिए वहां पर पहुंचे, लेकिन वार्ता बीच में ही टूट गई और उसके बाद में निराश गांधी जी वापस लौटे। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए, यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यहाँ आकर के देखा तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त दमन चल रहा है अंग्रेजी सरकार का। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों को जेल में बंद कर दिया गया है और कांग्रेस को गैर कानूनी पार्टी घोषित कर दिया है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे और कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। सभाओं पर, प्रदर्शनों पर, बहिष्कार कार्यक्रमों पर, सब पर सख्त रोक लगा दी गई थी। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे और भारी आशंकाओं के बीच में फिर महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा प्रारंभ कर दिया, उसकी घोषणा कर दी। यद्यपि 1 वर्ष तो वो ठीक ठाक चला, लेकिन 1934 तक आते आते वो बहुत मंद पड़ गया था। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया। साल भर तक तो आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते आते उसकी गति मंद पड़ने लगी थी। अब देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोगों ने कैसे लिया। ये आंदोलन में बहुत सारे सामाजिक समूहों ने भाग लिया था, बहुत सारे वर्गों ने, सामाजिक समूहों ने, लेकिन उनके लिए इस आंदोलन का अर्थ सबके लिए अलग अलग था। और ये जो सामाजिक समूह थे उनके लिए उसमें भाग लेने के क्या कारण थे, उनके लिए उनके आदर्श क्या थे और उनके लिए स्वराज का क्या अर्थ था, ये सब हम देखेंगे। इस आंदोलन में शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन से थे, उन्होंने आंदोलन में हिस्सा क्यों लिया था, उनके आदर्श क्या थे, उनके लिए स्वराज के क्या मायने थे, ये सब अब हम देखेंगे। आइए देखें, सबसे पहले गांव के संपन्न किसानों की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, गुजरात के जो पाटीदार लोग थे और उत्तर प्रदेश के जाट थे, वो काफ़ी संपन्न किसान थे। उन्होंने इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, क्योंकि वो व्यावसायिक फसलें करते थे और इस समय इनकी कीमतें बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरने लग गई थीं। गांव में संपन्न किसान समुदाय जैसे गुजरात के पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। वे व्यावसायिक फसलों की खेती करते थे, जिसकी गिरती हुई कीमतों से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। वे व्यावसायिक फसलों की खेती करते थे जिनकी गिरती कीमतों से वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी नगद आय खत्म होने लगी थी, इसलिए वो सरकारी लगान चुकाने की स्थिति में ही नहीं थे। उनकी नगद आय खत्म होने लगी थी, उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया था और सरकार उनका लगान कम नहीं कर रही थी। सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी, इसलिए चारों तरफ असंतोष था। इन संपन्न किसानों ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लिया। संपन्न किसानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया।
इनके लिए स्वराज की लड़ाई क्या थी? लगान माफ करने की लड़ाई ही थी। लगान जो उनके ऊपर था सरकार का, उसको माफ करना ही उनके लिए स्वराज की लड़ाई थी। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी। लेकिन जब 1931 के अंदर सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया और लगान का कोई बात ही नहीं हुई, लगान को उसमें हटाया ही नहीं गया, तो इन किसानों को बहुत ज़्यादा निराशा हुई। और उसके बाद में जब 1932 के अंदर पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा हुई, तो इन किसानों ने उसमें भाग लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन जब 1931 में लगानों को घटाए बिना आंदोलन वापस ले लिया गया, तो उन्हें बड़ी निराशा हुई। फलस्वरूप जब 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ, तो उनमें से बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। अब देखिए, गरीब किसानों की बात करें तो जो गरीब किसान थे वो जमींदारों से पट्टे लेते थे साल भर के लिए या 6 महीने के लिए, और फिर उसके बदले में वो भाड़ा चुकाते थे। जो वो उसमें खेती करते थे, उस फसल के बदले में उसको वो भाड़ा देते थे। किसान जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर यानी भाड़े पर जमीन करते थे। लेकिन जब ये महामंदी बहुत लंबे समय तक खिंच गई, तो उनकी आमदनी तो खत्म ही हो गई, क्योंकि उनकी जो उपज थी उसका तो कोई दाम ही नहीं मिल रहा था। इसलिए वो जमींदारों को भाड़ा चुकाने के मामले में असमर्थ थे। महामंदी लंबी खिंचने और आमदनी गिरने से जमीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो गया था, और वो ये चाहते थे कि ये जमींदार जो हैं वो हमारे इस भाड़े को माफ़ कर दें। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रेडिकल आंदोलन हो रहे थे उस समय, उन आंदोलनों में भाग लिया जिनका नेतृत्व समाजवादी या कम्युनिस्ट लोगों के द्वारा किया जाता था। वे जमींदारों से भाड़ा माफ कराना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया जिनका नेतृत्व अक्सर समाजवादियों और कम्युनिस्टों के हाथ में होता था। लेकिन अमीर किसानों के डर के मारे यानी अमीर किसानों के भय के कारण कभी भी कांग्रेस ने इन भाड़ा विरोधी जो आंदोलन थे उनका समर्थन नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लगता था कि अगर हम इसका समर्थन कर देंगे तो जो अमीर किसान या जमींदार हैं वो हमसे पृथक हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। लेकिन अमीर किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलनों को समर्थन देने से हिचकिचाती थी, और इसीलिए हमेशा ही गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच में संबंध अनिश्चित बने रहे। न कांग्रेस उनको समर्थन दे पाई और न वो कांग्रेस के साथ जा पाए। इसी कारण गरीब किसानों और कांग्रेस के बीच संबंध अनिश्चित बने रहे। व्यवसायी वर्ग की बात करते हैं अब हम। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर बहुत सारे उद्योगपति ऐसे थे जिन्होंने बहुत सारा मुनाफा कमाया था, उससे उनकी बहुत इनकम हो गई थी और वो बहुत ताकतवर भी हो गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगपतियों ने भारी मुनाफा कमाया था, इसलिए वे काफ़ी ताकतवर हो गए थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार की बहुत सारी ऐसी नीतियां थी जिनके कारण उनको व्यापार में यानी व्यवसाय में बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन कई औपनिवेशिक नीतियों के कारण उनके व्यवसाय में रुकावट आती थी। वो रुपया और स्टर्लिंग का जो अनुपात था उसमें बदलाव कराना चाहते थे जिससे विदेशी आयात कम हो जाए। वे रुपया स्टर्लिंग अनुपात में बदलाव चाहते थे जिससे विदेशी वस्तुओं का आयात कम हो जाए, और अपने व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए उन्होंने संगठन भी बनाए थे। भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस जो कि 1920 के अंदर बनाई गई थी, और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ जो कि 1927 में इसका गठन किया गया था। और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला जैसे जो बड़े उद्योगपति थे, उन उद्योगपतियों के नेतृत्व में इन उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था उसका विरोध किया। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला जैसे उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण का विरोध किया था। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन भी किया था, उसकी आर्थिक मदद भी की थी बहुत तरीके से, और इसके अलावा जो आयातित वस्तुएं थी उनको खरीदने और बेचने दोनों चीज़ों के लिए उन्होंने इनकार कर दिया था। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करते हुए आंदोलन को आर्थिक सहायता दी थी और आयातित वस्तुओं को खरीदने या बेचने से इनकार कर दिया था।
ये ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज का इनके लिए क्या अर्थ था? स्वराज का इनके लिए अर्थ था कि इनका जो कारोबार है उस पर से अंग्रेजी नियंत्रण को, यानी अंग्रेज सरकार के नियंत्रण को समाप्त कर दिया जाए और व्यापार और वाणिज्य इनका पूरी तरह से फले फूले। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे रूप में देखते थे जहां कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी, यानी जो ब्रिटिश सरकार की इनके कारोबार के ऊपर नियंत्रण रहता था, पाबंदियां रहती थी, वो हट जाएं और व्यापार और उद्योग निर्बाध ढंग से फल फूल सके, उनका व्यापार किसी बाधा के बिना ही ठीक ढंग से चल सके। लेकिन गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद में ये जो व्यावसायिक संगठन थे ये काफ़ी निराश हो गए थे और उनको अब उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद व्यावसायिक संगठनों का उत्साह भी मंद पड़ गया था, वो भी काफ़ी निराश हो गए थे। अब श्रमिक वर्ग की बात करें तो देखिए बच्चों, अगर औद्योगिक श्रमिक वर्गों की बात करें तो नागपुर के अलावा कोई ऐसा दूसरा स्थान नहीं था जहां पर श्रमिकों ने, औद्योगिक वर्ग के श्रमिकों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर बढ़ करके भाग लिया हो। औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर के अलावा और कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया था, क्योंकि जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आते थे ये श्रमिक उससे दूर हटते चले जाते थे। जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेस के नज़दीक आ रहे थे मजदूर कांग्रेस से छिटकते जा रहे थे। फिर भी कुछ मजदूर ऐसे थे जो कम वेतन और ठीक कार्य स्थितियां ना होने के कारण आंदोलनों से जुड़ते भी थे। फिर भी कुछ मजदूर कम वेतन और खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ आंदोलन से जुड़ जाते थे। 1930 के अंदर रेलवे के कामगारों ने और 1932 के अंदर गोदी कामगारों ने भी हड़तालें की थी। गोदी यानी बंदरगाहों। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई थी। कांग्रेस अपने कार्यक्रमों के अंदर श्रमिकों की मांगों को नहीं रख पाती थी, हिचकिचाती थी रखने से, क्योंकि उसको ये डर रहता था कि उनकी मांगों को रखने से उद्योगपति नाराज हो जाएंगे, हमसे वो दूर हो जाएंगे। कांग्रेस अपने कार्यक्रम में मजदूरों की मांगों को समाहित करने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसे उद्योगपतियों के आंदोलन से दूर चले जाने का डर था। महिलाएं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। और आप ये देखिए कि जब गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी तो उस समय हजारों महिलाएं उनको सुनने के लिए अपने घर से आती थी, उनको सुनती थीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतें उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आ जाती थीं। महिलाओं ने बहुत उसमें काम किया, उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, नमक कानूनों का उल्लंघन किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों पर जाकर पिकेटिंग का काम भी किया और यहाँ तक कि वो जेल भी गई थीं। महिलाओं ने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग भी की और बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई थीं। शहरों के अंदर तो उच्च जाति की जो महिलाएं थी वो इसमें आकर के शामिल होती थी और गांव के अंदर जो बड़े ज़मींदार होते थे या संपन्न किसान होते थे उनकी महिलाएं इस कार्यक्रम में, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लेती थीं। शहरों में ऊंची जाति की महिलाएं सक्रिय थीं, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न किसान परिवारों की महिलाएं आंदोलन में हिस्सा ले रही थीं। और गांधी जी ने जब ये कहा, ये आह्वान किया कि राष्ट्र ही सबसे ऊपर है, तो महिलाओं ने भी इसको अपना सबसे पवित्र दायित्व समझ करके इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों को राष्ट्र की सेवा करना अपना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। इस प्रकार महिलाओं के सार्वजनिक भूमिका में आ जाने के बाद में भी समाज में उनकी स्थिति में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया था, क्योंकि गांधी जी का ये भी कहना था कि घर को संभालने के लिए महिला से बेहतर कोई भी नहीं हो सकता, घर को महिला ही संभाल सकती है।
इस प्रकार से सार्वजनिक भूमिका में आ जाने के बाद भी औरतों की स्थिति में कोई भारी बदलाव नहीं आया। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका ही औरतों का असली कर्तव्य है। और इसलिए देखिए आपकी कांग्रेस के अंदर बरसों तक यानी बहुत लंबे समय तक संगठन के किसी भी बड़े पद पर या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी महिलाओं को नहीं दी गई। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। बस वो तो उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी रखती थी। कांग्रेस को उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी, यानी महिलाएं आएँ और समाज को दिखें कि हाँ भाई महिलाएं भाग ले रही हैं। उसके अलावा उन्होंने उनको किसी महत्वपूर्ण पदों पर कभी भी नहीं रखा। और आप देख लीजिए कि इस चित्र के अंदर राष्ट्रवादी जुलूसों में औरतें भी शामिल थीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान महिलाओं की सहभागिता आपको नज़र आ रही है। यहाँ पर कितनी ही महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में इस आंदोलन में भाग लेने के लिए आई हैं। छोटे छोटे बच्चे उनकी गोद में हैं, वो घर से निकल करके इस आंदोलन के अंदर आई हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन और नमक यात्रा दोनों को बारे में आज अध्ययन किया। अब हम यहीं पर विराम लेते हैं और अगले भाग के अंदर सविनय अवज्ञा की सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।